आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग की जो प्रश्नावली 6.3 है उसे शुरू कर रहे हैं। और ये प्रश्नावली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और प्रश्नावली है भी बहुत बड़ी। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में सबसे पहले तो आपको सिखाऊंगा इसका बेसिक्स। पहले इसका बेसिक्स हम जानेंगे समझेंगे और उसके बाद इसके उदाहरण करेंगे और फिर प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, इसके उदाहरण भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने ज़्यादा इसके प्रश्नावली के प्रश्न हैं। उदाहरण के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, तो उन उदाहरणों को तुम करेंगे ही करेंगे। बाकी ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है और इसके आई थिंक कई सारे पार्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक नहीं दो नहीं 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं सिर्फ इसी प्रश्नावली से, और वो भी सब के सब बड़े। ठीक है, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रश्नावली के प्रश्नों को तो हम करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, हम जानते हैं जो टॉपिक आज हमें पढ़ने वाला है, हमें पढ़ने वाला है, हमें सीखने वाला है, वह है उच्चतम और निम्नतम, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, इनमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको हम जानेंगे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेता हूं मैं एक ग्राफ। ठीक है, इस पर फिर बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना और एक बार हो सके तो वीडियो रिपीट भी कर लेना। देखिए ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ की मदद से मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। तो आप तो ये जानते हैं कि ये हमारा एक्स अक्ष है ना, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक ग्राफ की मदद से समझाऊंगा। देखिए, ये ग्राफ लिया मैंने एक y बराबर एफ एक्स। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं पहाड़ की तरह ऊपर नीचे चढ़ रहा है। क्लियर। सो देखो, आप कहोगे सर ये क्या बना दिया, है ना, ये क्या बवाल है। हर एक बवाल का आंसर है, टेंशन मत लो, चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिप दिख रहा है, इस डिप, ये जो पॉइंट है इसको मैं A1 कहता हूँ। फिर आपको एक डिप यहाँ दिख रहा होगा ऊपर में, इसे मैं A2 कहता हूँ। ठीक है, इस वाले को मैं A3 कहता हूँ, इस वाले को मैं A4 कहता हूँ, इस वाले को मैं A5 कहता हूँ और इस वाले को मैं A6 कहता हूँ। ठीक, तो दो तरीके की डिप मिलेगी आपको, एक तो ऊपर जा रही होगी और एक नीचे जा रही होगी। ठीक है, ऊपर वाले को हम उच्चतम कहते हैं, नीचे वाले को हम निम्नतम कहते हैं। तो जो उच्चतम का कॉन्सेप्ट है, निम्नतम का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इस पहले इस चित्र की मदद से विजुलाइज करेंगे और फिर जब हम प्रश्न करेंगे तो हम आसानी के साथ सीखते रहेंगे। ठीक है, देखो उच्चतम मान दो प्रकार के मिलेंगे। एक तो सबसे टॉप पर है, ठीक है, जैसे क्लास का फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, एक क्लास के बच्चे का 100 में से नंबर आए 99 और एक बच्चे का है 98, तो दोनों ही टॉप कैटेगरी के हैं। लेकिन एकदम टॉप है 99 वाला, एकदम टॉप है, और 98 वाला उससे थोड़ा सा कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे आता नहीं है, वो टॉप में नहीं, वो भी टॉप में है लेकिन थोड़ा कम है ना। उसी प्रकार अगर एक दो बच्चे हैं, एक का 0 है और एक का 1 है, तो समझ जाओ दोनों ही बेकार हैं, दोनों ही रद्दी हैं। लेकिन एक बहुत ज़्यादा रद्दी है, एक थोड़ा सा कम रद्दी है, ये अंदर होता है। तो एक उच्चतम, सबसे उच्चतम वाला पॉइंट कहाँ है, देखो अगर चित्र में देखा जाए तो ग्राफ में ऊपर उच्चतम आपको ऊपर मिलेगा, निम्नतम आपको नीचे मिलेगा। तो उच्चतम सबसे हाईएस्ट पीक वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है। जो सबसे हाईएस्ट होगा या सबसे लोएस्ट होगा उसे हम निरपेक्ष कहेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है मेरा A6, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे सबसे टॉप पे है, तो इसे बोलेंगे निरपेक्ष, निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु है ये। अभी मान नहीं आया, बिंदु आया। ये जो A6 है, A6 ये निरपेक्ष उच्चतम सबसे टॉप वाला बिंदु है। इस वक्र से ये अनुमान लगा। उससे अगर छोटा देखा जाए तो यह है। ठीक है, तो उससे देखो ये भी ऊंचा है, ये भी ऊंचा है, लेकिन ये वाला ज्यादा ऊंचा है, ये उससे थोड़ा सा कम ऊंचा है। तो इस थोड़े से कम ऊंचाई को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं स्थाई,
एक होता है निरपेक्ष एब्सोल्यूट, और एक स्थायी होता है उससे कम। तो ये उच्चतम है, इसे हम बोलते हैं स्थायी स्थायी उच्चतम बिंदु। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अभी हम करेंगे। पहले मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, समझ गए? दो बिंदु आपने देखा A6 और ये A4, ये निरपेक्ष उच्चतम है, ये उससे थोड़ा सा कम है, इसे हम स्थायी उच्चतम बिंदु कहते हैं। अभी हम बिंदु बता रहे हैं, मान भी बताऊंगा क्या होता है। अब ऊंचा तो देख लिया, अब नीचा भी देखो भाई। अब ये जो ग्राफ है ये नीचा है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए है। तो ये जो A5 वाला हमारा जो ये बिंदु है, ये क्या होगा? निरपेक्ष, सबसे गहराई इसमें है ना, निरपेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष निम्नतम बिंदु है ये। कौन सा? ये A5। सबसे गहराई इसके है ना, उससे कम गहराई इसका है, सबसे कम इसका है, तो सबसे गहराई इसका है, उससे कम वाला गहराई ये है ना। तो ये आपका आ जाएगा स्थाई स्थाई निम्नतम बिंदु। इससे आसान आपको पूरे YouTube में, पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने से नहीं मिलेगा, जितने आसानी के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ किताबी लैंग्वेज से हटके। सबसे इजी एक्सप्लेनेशन है, और इस चैप्टर से लोग डरते हैं। आप मेरा आज वीडियो देखने के बाद, इस क्लास लेने के बाद, जब ये पूरी क्लासेस खत्म हो जाएगी, सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही हलवा था, ये तो आसान था, लोग तो बहुत हमें डरा रहे थे, हमें बहुत बता रहे थे कि बहुत कठिन है, ये है वो है। इससे आसान आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये प्रश्न आप इतनी आसान बना दूंगा मैं। ठीक है, तो स्थायी उच्चतम बिंदु, स्थायी निरपेक्ष उच्चतम बिंदु, स्थायी उच्चतम बिंदु, निरपेक्ष निम्नतम बिंदु, स्थायी निम्नतम बिंदु हमें पता लगे। अब इनके मान अगर मुझे निकालने हैं, तो मान इस पॉइंट पे मिलता है, इस वक्र में मिलेगा। जैसे मुझे स्थायी उच्चतम बिंदु यहाँ पे मिला है ना, तो स्थायी उच्चतम मान मुझे इसके समांतर यहाँ मिलेगा। जब इस फंक्शन में, ठीक है, इस फंक्शन में जैसे ये y है ना, तो y में मैं क्या रखूँगा? A4 रख दूंगा। तो A4 मुझे क्या मान देगा? A4 मुझे मान देगा स्थायी उच्चतम मान देगा। उच्चतम बिंदु है तो ये उच्चतम मान देगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इस ग्राफ का क्या उपयोग है प्रश्नों में, कोई उपयोग नहीं है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना भाई, कि भाई क्या कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो। चीज सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी होता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा स्थायी उच्चतम मान। अगर मुझे निकालना है निरपेक्ष उच्चतम मान, तो मुझे इसके समांतर यहाँ आना पड़ेगा। जो भी फलन दिया जाएगा उस पर मुझे A6 रख देना है। तो यहाँ मुझे जो भी मेरा y फलन होगा, x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? A6। तो मुझे ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे मुझे मान मिलेगा निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम आ जाए, ये वाला पॉइंट है ना, इसके समांतर जब यहाँ चलेंगे हम, इसके समांतर जब हम यहाँ चलेंगे, ये लिखा और बढ़ा दो नीचे, ठीक, यहाँ ये आ रहा है, तो इस वाले जगह पर जब मैं क्या रखूँगा? A5 रखूँगा x की जगह पर, तो ये यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? निरपेक्ष निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। फिर देखिए, मुझे स्थायी निम्नतम मान चाहिए, तो यहाँ इसके समांतर रख दूंगा ना मैं यहाँ पर, तो यहाँ मुझे मिलेगा y, x की जगह मुझे क्या रखना है? A3 रखना है। तो इस वाले स्थान पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा मुझे स्थायी निम्नतम मान। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो हमने बस लॉजिक को समझने के लिए मैंने बताया, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसका ग्राफ, उसका मीनिंग क्या होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। प्रश्न जब हम हल करेंगे, जो प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, उस प्रश्न में इस ग्राफ का कोई लेना देना नहीं है। ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका प्रश्न को हल करने पे कोई लेना देना नहीं है, और इसका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कुछ आएगा भी नहीं। बट कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने के लिए, समझने के लिए ये मैंने बताया इतना।
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। मैं साइड हट जाऊंगा, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए कमेंट में। नहीं होगी ना? कमेंट चेक कर रहा हूँ मैं, नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आने वाले 3-4 स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों को हल करने में इसका उपयोग होगा। स्थायी उच्चतम मान, ठीक है, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको जो भी चीज़ समझाऊंगा वो ग्राफ की मदद से ही होगा, और इसके बिना तो काम चलेगा भी नहीं, ठीक। तो उच्चतम मान है, मैंने उच्चतम मान के लिए क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ठीक है। वक्र, ये मेरा जो वक्र है इसका नाम मैं दे देता हूँ कि इस वक्र का नाम क्या है, y बराबर fx, ठीक है, y बराबर fx। ओके, अगर आप देखेंगे ये सबसे पीक पॉइंट है, टॉप वाला पॉइंट है। मान लेते हैं ये जो उच्चतम मान मुझे यही इसी पॉइंट में मिलेगा, ठीक है। x बराबर, इसे मैं a बोल देता हूँ या c बोल देता हूँ, ये टॉप पॉइंट है। लेकिन अगर आप देखोगे इसके यहाँ पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, तो इस स्पर्श रेखा जब मैं खींचूंगा ना, इस बिंदु पर अगर मैं एक बार डेरिवेटिव करूंगा, एफ डैश सी रखूंगा तो ये 0 आएगा, और एफ डैश सी 0 होने पर नति परिवर्तन होता है। आपने एक वर्ड सुना अभी, नति परिवर्तन। नति का मतलब कोई परिवर्तन नहीं। अभी इस पे बात हम करेंगे, नति परिवर्तन क्या होता है, उच्चतम मान कैसे होता है। देखो, जब आप चेक करोगे ना, एफ डैश कोई भी फलन दिया जाएगा और आप चेक करोगे, जो भी बिंदु आपको मिलेगा, अगर बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर परिवर्तन होता है तो उच्चतम में बात होती है, निम्नतम में बात होती है, जो कि हम प्रश्न करेंगे तो पता लगेगा। अगर आपने बाईं तरफ चेक किया, पॉजिटिव आया, दाईं तरफ भी रखा, वो भी पॉजिटिव आया, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो उस पॉइंट पे उसे हम कहते हैं नति परिवर्तन, ठीक है। हमने बिंदु रखा, एफ डैश एक्स चेक करते हैं, बाईं तरफ नेगेटिव आ गया, दाईं तरफ भी नेगेटिव आ गया, तो परिवर्तन ही नहीं हुआ, तब स्थिति हम उसे क्या कहते हैं, नति परिवर्तन। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे प्रश्न भी हम करेंगे, अभी करूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो उस पर बात करते हैं, बात करेंगे स्थायी उच्चतम मान की। तो देखो, इसको समझो ढंग से। ये मैंने एक वक्र बनाया उच्चतम वाला, ये x बराबर c पर, यहाँ पर मैंने इसके समांतर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, तो इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देखने भी पा रहे हैं कि इसमें एक सीधी रेखा गई है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे हम कहते हैं नति परिवर्तन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समझने के लिए मैंने यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दी, और यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दी, यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दी, ठीक। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा चैप्टर, है ना। अगर आपके पास फंक्शन y है तो स्पर्श रेखा कैसे मिलती है, जब उस फंक्शन को मैं एक बार अवकलज करते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं, टेंजेंट है ना, ढाल। एक बार फलन देने पर उसका जब हम अवकलज करते हैं तो हमें प्रवणता मिलती है, ढाल मिलती है, ठीक है। या अगर हमारे पास यहाँ पर कोण है थीटा, ठीक है, तो ढाल क्या मिलती है, तो ढाल का सूत्र होता है m बराबर टेन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा, m बराबर टेन थीटा होता है, या फिर इसको dy बट्टे dx से भी प्रेजेंट करते हैं। ये सब किस चीज़ को बता रहा है, ये ढाल को बता रहा है, प्रवणता को बता रहा है। अब ध्यान दीजिए, उच्चतम मान है ना, देखो यहाँ पर एक थीटा आ रहा होगा, यहाँ पे जो थीटा बनेगा, ठीक है, इस थीटा का मान हमेशा 90 से बड़ा होता है, हमेशा जब भी उच्चतम का केस बनेगा। और हमेशा यहाँ पे जो ग्राफ के अनुसार जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस थीटा का मान हमेशा 90 से छोटा बनता है। अब आप खुद देखो, आपको त्रिकोणमिति मान पता है, अगर जब त्रिकोणमिति जो कोण है अगर 0 से छोटे हों, मतलब 0 से बड़े हो, 90 से छोटे हो, तो टेन थीटा का मान अधिकतम 1 जाता है, 1/√3 होता है, √3 होता है, ठीक है। तो ये जो मान है, अगर 90 का मान, सॉरी थीटा का मान अगर 90 से बड़ा हो,
थीटा का मान अगर 90 से बड़ा हो तो टेन थीटा का मान हमेशा नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव, यानी कि 0 से कम आता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 10 180 10 270 का मान निकालिए तो देखना सारा नेगेटिव में आएगा। लेकिन वही अगर थीटा का मान 90 से छोटा हो, ठीक है, तो 90 से छोटा होने पर हमेशा 10 थीटा का मान पॉजिटिव में आएगा। 10 थीटा का मान क्या होगा? 10 थीटा का मान पॉजिटिव में आएगा। इसको बच्चे से लिखना, ठीक है, इसको अच्छे से लिखना। तो कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, जब आप ये बिंदु देख रहे हैं x बराबर सी, बाईं तरफ देखो, जो एक बार हमने अवकलज किया ना, ये ढाल का मतलब क्या होता है? dy बट्टे dx, एक बार अवकलज करना है ना। तो जब आप देख रहे हैं कि बाईं तरफ dy बट्टे dx का मान पॉजिटिव से, हमेशा बाईं से हमेशा किधर जाना होता है? दाईं में जाना होता है। dy बट्टे dx का मान बाईं तरफ पॉजिटिव है और दाईं तरफ जाने पर क्या हो रहा है? नेगेटिव आ जा रहा है, चिन्ह बदल रहा है। तो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव में खत्म हो dy बट्टे dx, तो समझ जाओ वो क्या है? उच्चतम मान है। हमेशा 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 dy बट्टे dx का मान बाईं से दाईं जाने पर अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है तो वहां उच्चतम मान, उच्चतम बिंदु होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ लिखेंगे यदि, इसलिए करके लिख दो, इसलिए हमने सारा देख लिया, इसलिए dy बट्टे dx का मान बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर यदि नहीं, सिंपल ऐसे लिखो क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके सामने है। बाएं से दाएं जाने पर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदले dy बट्टे dx, तो उच्चतम का केस होता है। आम भाषा में लिखा रहा हूँ, किताबी भाषा से हटकर। तो यहाँ पर हमारे पास मेन मुद्दा यही है कि अगर dy बट्टे dx का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है तो वो केस उच्चतम का होता है। इस पूरे चीज का जो सारांश है वो इतना है, और आपको इतना ही अपने दिमाग में रखना है कि dy बट्टे dx का मान अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में समाप्त होता है बाएं से दाएं जाने पर, तो वो केस किसका होता है? उच्चतम का। भले ये ग्राफ याद रहे ना रहे, कोई मतलब नहीं है इस ग्राफ का, ये मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूँ, ठीक है। आपको जब एग्जाम में प्रश्न हल करने हैं तो इस ग्राफ का कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना सिर्फ इस बात का है कि अगर dy बट्टे dx का मान बाएं से दाएं जाने पर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है तो फलन उच्चतम होगा। फलन कैसा होगा? उच्चतम होगा। ये एक काम की बात है, ये विजुलाइजेशन की बात है। कॉपी में नोट्स बनाओगे तो अच्छा दिखेगा, किसी को पढ़ाना होगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब एग्जाम की बात आएगी, प्रश्नों को हल करने की बात आएगी, तो बस हमें इतना चाहिए। अगर आप ये याद रखो ना रखो, लेकिन इतना याद जरूर रखना है, इतना कि dy बट्टे dx का मान बाएं से दाएं जाने पर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है तो फलन उच्चतम होगा। फलन उच्चतम होगा, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। समझ गए? ये नति परिवर्तन कॉन्सेप्ट क्या है कि इस बिंदु पर अगर बाएं से दाएं जाने पर चिन्ह ही नहीं बदल रहे हैं तो वो नति परिवर्तन होता है। ऐसा प्रश्न अभी मैं करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब हम समझेंगे स्थायी उच्चतम समझ गए, स्थायी निम्नतम समझते हैं। स्थायी निम्नतम ठीक इसका उल्टा होता है। जो फिगर, जो कॉन्सेप्ट पीछे था उसका डिक्टो उल्टा होगा यहाँ पर, ठीक है। उसका उल्टा कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा। चित्र बनाते हैं, निम्नतम वाला ग्राफ, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया अपना सबसे डिप वाला, x इक्वल टू, मैं इसको c बोल देता हूँ। अगर मैं यहाँ से अगर स्पर्शिका खींचूंगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर मैं अवकलज करूँ f डैश c रखूँ तो ये 0 आएगा। और इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नति परिवर्तन, ठीक। फिर देखो, अगर मैं यहाँ से अगर स्पर्शिका खींचूं इधर, और यहाँ से अगर स्पर्शिका खींचूं इधर,
ठीक, ये जो वक्र है इस वक्र का नाम मैं बोल देता हूँ y बराबर एफ एक्स है। ठीक है, तो ये जो होगा, ये जो हमारी ढाल है ना, प्रवणता है, ये क्या होती है, ये dy बट्टे डी एक्स होती है, या इसे आप क्या बोल सकते हो, टेन थीटा बोल सकते हो, या इसे आप एफ डैश एक्स बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो कोण बनता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। स्थायी निम्नतम में क्या होता है, निम्नतम जब नेगेटिव से पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव मान आएगा और इधर पॉजिटिव मान आएगा। याद रखने का सिंपल ट्रिक मैं समझा दे रहा हूँ, ये ग्राफ आपको ऑटोमेटिकली बन भी जाएगा। देखो, जब उच्चतम की बात आएगी तो नेगेटिव में खत्म होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, तो उच्चतम, उल्टा उच्चतम नेगेटिव में खत्म होगा, निम्नतम है पॉजिटिव में खत्म होगा बाएं से दाएं जाने पर, तो इधर नेगेटिव होगा उधर पॉजिटिव होगा। इस तरफ थीटा का मान हमेशा 90 से छोटा होगा, तो उस स्थिति में जो हमारा ढाल है टेन थीटा वो हमेशा धनात्मक होगा, 0 से बड़ा होगा, और इस स्थिति में हमेशा थीटा का मान 90 से बड़ा होगा और हमारा जो टेन थीटा होगा वो हमेशा 0 से छोटा होगा। ये फिगर बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या निकल के आएगा, कॉन्सेप्ट क्या निकल के आएगा, आप क्या लिखेंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान डी वाई बट्टे डी एक्स का मान बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है, तो फलन निम्नतम होगा। ठीक है, निम्नतम होगा। तो मेन मुद्दा क्या है, ये कि बाएं से दाएं जाने पर नेगेटिव से अगर पॉजिटिव में बदल रहा है तो फलन निम्नतम होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने जो भी बताया, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों विजुलाइज करने में, जो भी मैंने चीज समझाई कमेंट कर दो, क्योंकि अभी आपका मेन पार्ट आने वाला है। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आएगा मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। जो प्रश्न आपको मिलेंगे उसको हल करने के लिए दो मेथड का प्रयोग करना होता है, एक होता है प्रथम अवकलज विधि, एक होता है द्वितीय अवकलज विधि। उन दोनों की मदद से हम प्रश्नों को हल करते हैं। देखो, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो सारा कुछ लिख के लाया है, मैं आपको सब कुछ आपके आंखों के सामने बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये तभी होता है जब उस एक टीचर जो कई सालों से पढ़ा रहा है और उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। देखो बच्चों, ये मेरे लिए प्राउड की बात है और आपके लिए प्राउड की बात है कि मैं बचपन से, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स रहा है और मेरे गणित में हमेशा ही अच्छे नंबर आते रहे, बचपन से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमेशा मैं अच्छा रहा हूँ। और जो भी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा सबसे ईजी मेथड में ही सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, कोई चीज़ रटवाता नहीं हूँ, मेरा यही है कि मुझे रटवाना पसंद नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट के साथ सिखाना पसंद है। तो पहली विधि जो होती है उच्चतम और निम्नतम के लिए वो होती है प्रथम अवकलज विधि। प्रथम अवकलन लिखते हैं, प्रथम अवकलन विधि। और एक दूसरी होती है द्वितीय अवकलज विधि, द्वितीय अवकलन विधि। ठीक है, दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है, किसका ज्यादा उपयोग होता है, तो मैं बता दूं सबसे ज्यादा उपयोग होता है इसका। ठीक है, जो प्रश्न हल करने के लिए सबसे बेस्ट विधि है इसे मानी जाती है। और ये क्या होती है, दोनों में सारे प्रोसीजर लगभग सेम होते हैं, एक चरण का अंतर है। देखो, अगर एक केस आता है कि भैया इसका उपयोग कब करना है, मैंने कोई सा भी प्रश्न ये विधि लग जाती है, लेकिन इसका उपयोग जनरली किया कब जाता है, यदि जब आप क्रांतिक बिंदु निकालोगे, x का
कोई एक ही मान हो, कोई एक ही मान हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब x के एक से ज्यादा मान हो। x मतलब जो क्रांतिक बिंदु आप निकालोगे, एक से ज्यादा मान होने पर, तुमसे कोई पूछ दे ना तो तुम क्या बताओगे? एक से ज्यादा मान होने पर, एक से ज्यादा मान होने पर, या जब दूसरा वाला टेस्ट फेल हो जाता है तब ये लगाते हैं, है ना। जब दूसरा टेस्ट किसी के पास तुम मदद मांगने जाते हो, तुम्हें पता है कि ये मेरा दोस्त है, मैं कुछ भी काम करूंगा, कहीं भी गलती करूंगा, मैं इसके साथ हेल्प मांगूंगा तो ये मेरी मदद करेगा ही करेगा, ठीक है, 90% चांस है कि ये मदद करेगा। तुम मदद मांगने गए और तुम्हारे उसी दोस्त ने बोल दिया नहीं भाई मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा आज, तो फिर तुम्हें फिर क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे दोस्त के पास जाना पड़ेगा और फिर मदद मांगनी पड़ेगी। तो क्या होता है, जब हम प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं, द्वितीय अवकलज विधि लगाते हैं और हमारा टेस्ट फेल हो जाता है, तब हम बोलते हैं नहीं नहीं भाई अब मुझे यहाँ आना पड़ेगा, इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये विधि क्या होती है, मैं आइए समझाता हूँ। एक से ज्यादा मान होने पर या द्वितीय अवकलज विधि फेल होने पर, द्वितीय अवकलज विधि फेल होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये सब आम भाषा में लिखवा रहा हूँ ताकि आपको कोई चीज रट्टा मारनी ना पड़े। प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहला चरण क्या है? चरण नंबर 1, स्टेप नंबर 1। इसमें आपको क्या होगा कि आपको एक फलन दिया जाएगा। सबसे पहला चरण तो ये है कि जो भी प्रश्न आप करोगे फलन दिया जाएगा, fx फलन दिया होगा, ये फलन आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे चरण में आपको क्या करना है? चरण नंबर 2, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? जो भी फलन दिया जाएगा उसका एक बार अवकलज करना है, f' करना है। देखो मैं कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, किताबी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार अवकलज करना है, ये दोनों स्टेप दोनों विधि में करने ही करने हैं। चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 में क्या करना है? क्रांतिक बिंदु निकालना है। क्रांतिक, जैसे निरपेक्ष भी कहते हैं, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात किया जाता है? f' को 0 के बराबर रखकर। ये 3 स्टेप एक्चुअली आप प्रश्नावली 6.2 से बार बार कर भी रहे हो ना, है कि नहीं? वर्धमान और ह्रासमान फलन के लिए यही तो कर रहे थे, फलन दिया जाता था, एक बार अवकलज करते थे, फिर क्रांतिक बिंदु निकालते थे, 0 रख के। ये तो पहले से कर रहे और ये विधि अब भी करनी है। उसके बाद क्या करना है? अब नया पॉइंट आ रहा है, देखो चरण नंबर 4। अब जब आप x बराबर 0 रखोगे आपको x के कई सारे मान मिलेंगे। सपोज करो x का एक मान मिल गया a, ठीक है, एक बिंदु मिल गया। आपको जो भी फलन दिया जाता है उसका दोबारा अवकलज करना होता है। क्या करना होता है? दोबारा अवकलज, f डबल डैश, और x का जो भी मान आया है इस डबल डेरिवेटिव में रखना होता है। डबल डेरिवेटिव में रखा और इसने क्या दे दिया? धनात्मक मान दिया। क्या दिया? धनात्मक मान दिया। तो हमारा फलन कैसा होगा? निम्नतम होगा, निम्नतम फलन होगा। सबसे इजी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं। आज की क्लास में तो इंट्रोडक्शन में यही सब चल रहा है, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। आज से हम समझ रहे हैं, अगर डबल डेरिवेटिव में x का मान मैं a रखता हूँ और क्या आ जाता है? धनात्मक, धनात्मक समझ रहे हो, पॉजिटिव, तो भाई पॉजिटिव आ गया तो उसका उल्टा होगा, फलन हमारा निम्नतम होगा। फलन निम्नतम होगा और निम्नतम मान कहाँ से मिलेगा? जो फलन दिया जाता है वहां मान रखने पर। आपको पता लग गया कि इस बिंदु पर मेरा पॉजिटिव आया है तो ये x बराबर a मेरा क्या होगा? निम्नतम बिंदु होगा। x बराबर ये क्या हो जाएगा? फिर निम्नतम बिंदु हो जाएगा। और आपको निम्नतम मान अगर निकालना है तो यहां रख के निकालना पड़ेगा जो फलन आपको दिया गया था। प्रश्न करेंगे तो समझ जाओगे। यदि अगर मान लो आपने x की जगह पर a रखा और आपको मिल गया नेगेटिव, वो क्या मिल गया? नेगेटिव।
ऋणात्मक मान मिला, ऋणात्मक आ गया। अगर ये ऋणात्मक आता है तो उच्चतम फलन होगा। क्या होगा? उच्चतम फलन होगा। यानी कि फिर x बराबर ए हमारा उच्चतम बिंदु हो जाएगा। और मान कहाँ मिलेगा? जो फलन दिया जाता है हमें x के जगह पर, जैसे ही आप ए रख दोगे आपको उच्चतम मान मिल जाएगा। अच्छा, ये फलन फेल कब होगा भैया? ये तो आपने बताया नहीं। देखो, यदि आप डबल डेरिवेटिव, जैसे आप a रख रहे हो और ये क्या आ गया? जीरो। ये क्या आ गया? जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव है, जीरो नहीं नेगेटिव है। ये एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है ना, तो ये डिसाइड नहीं करता कि जीरो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यानी कि हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल। टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल। टेस्ट फेल हो जाएगा। हम बता नहीं सकते कि ये क्या होगा, उच्चतम होगा या निम्नतम होगा फलन। ठीक है, तो जनरली टेस्ट फेल हो जाता है, फिर हम जाते हैं प्रथम अवकलज विधि में। तो द्वितीय अवकलज विधि में क्या क्या करना है समझ गए? पहले जो फलन दिया जाएगा उसका एक बार अवकलज करना है, फिर क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है। एक्स के जो भी मान आएंगे, जितने भी बिंदु आएंगे, उन सभी बिंदुओं पे पहले उसका एक बार डबल डेरिवेटिव करना है और उसके जगह पे मान रखना है। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने पर धनात्मक होगा, फलन निम्नतम होगा, नेगेटिव आ रहा है तो उच्चतम होगा। प्रश्न करेंगे, ये चीज़ रट्टा मानने वाली कुछ नहीं है, क्योंकि सारे जितने प्रश्न है यही बार बार करना है, यही करना है, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब आ जाओ प्रथम अवकलज विधि में, चरण नंबर 1। इसमें क्या होगा? फिक्स है, चरण नंबर 1 वही है, एफ एक्स दिया जाएगा, फलन एफ एक्स दिया होगा। ठीक है, चरण नंबर 2 क्या करेंगे? एफ डैश एक्स करेंगे, मतलब एक बार अवकलज करेंगे। चरण नंबर 3 क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं? एफ डैश एक्स को 0 मानकर। और चौथे स्टेप में क्या होगा? चरण नंबर 4, चरण नंबर 4, इसके 2 पार्ट है, 2 नहीं 3 पार्ट है, 1 2 3। पहला केस क्या है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे सपोज करो x बराबर a आया है ना, एक इसको आपने 0 माना और x का मान आपको a मिल गया, या टेस्ट जिस पे फेल हुआ था, जो टेस्ट पीछे फेल हुआ था a रखने पर, उस बिंदु पे अगर आपको चेक करना है तो देखो क्या होगा। ठीक है, x बराबर a पर क्या चेक करते हैं हम? dy बटे dx, जो भी आपने अवकलज किया है ना dy बटे dx, x के जगह पे मान रखना। आपने क्या मान रखा? x बराबर इधर से कोई एक मान लिया है, a नहीं रखना होता बाई तरफ। जैसे अगर सपोज करो x का मान आपका 1 आया है, तो बाई तरफ क्या मान रखोगे? जैसे x की तरफ इधर क्या होगा? -1 होगा, दाई तरफ क्या होगा? +2 होगा। तो ये मान रखा जाता है, ये मान नहीं रखा जाता dy बटे dx में। अभी प्रश्न हल करेंगे तो पता लगेगा। जैसे x बराबर आपको 1 मिला, तो x के बाई तरफ क्या मान होगा? -1। दाई तरफ क्या होगा? +2, कुछ बड़ा मान ही होगा, वो मान आपको रखना होता है dy बटे dx में। और आपने रखा, मान रखने पर ये मान पॉजिटिव आ गया और ये मान नेगेटिव आ गया, तो फलन क्या होगा? नेगेटिव पे खत्म हो रहा है, उच्चतम होगा। मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं सिंपल चीजें रख रहा हूं। सपोज करो आपने फिर से यहाँ पर चेक किया dy बटे dx बाई तरफ, और दाई तरफ भी आपने dy बटे dx चेक किया। सपोज करो कि ये नेगेटिव आया है और ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव पे खत्म हुआ, फलन निम्नतम होगा, फलन निम्नतम होगा। ठीक है, फिर आपने दाई तरफ और बाई तरफ चेक करना है। बाई तरफ रखा, मान लेते पॉजिटिव आया और इधर भी पॉजिटिव आया, या फिर मान लो कि इधर भी नेगेटिव आया और उधर भी नेगेटिव आया, चिन्ह में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है,
तब क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, नति परिवर्तन। ठीक है, उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, नति परिवर्तन। ठीक है बच्चों, मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे इजी तुम्हें कहीं मिल जाए, नाम बदल दे रहा है मेरा, किताब में भी नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में भी इतना आसान नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने एकदम आसान कर दिया है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा भी डाउट है, वो डाउट भी नहीं रहेगा। और ये चीज़ कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है कि भैया मुझे रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं। अभी हम इतने सारे प्रश्न जब हम करेंगे ना, तो ये चीज़ आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी, आपको ये पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इतनी चीज़ आपने सीख ली है तो आइए अब हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो बच्चों अब आप बोलोगे सर अभी आप तो उदाहरण कराओगे ना, नहीं, अगर मैं उदाहरण कराने लग जाऊं तो ये जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ा है वो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा, अरे सर ये क्या हुआ था, आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा बोलोगे। तो जो चीज़ अभी हमने सीखी है उसको अप्लाई भी करेंगे तभी हम पक्के बनेंगे ना। तो उसके लिए हम आएंगे सीधे प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 6.3 क्लास 12 मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम पूरा करेंगे, उसके बाद हम उदाहरण करेंगे। ठीक है, क्योंकि उदाहरण सारे तितर बितर हैं, किसी का कॉन्सेप्ट किसी से मैच नहीं हो रहा है, इसका उधर उसका इधर है, तो उसको व्यवस्थित करके हम करेंगे। इसको कर लिया, 6.1 प्रश्नावली करेंगे, पहला क्वेश्चन डिटेल में, उसके बाद हम उदाहरण करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये सारे प्रश्न एग्जाम में आते भी हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए पहले पे आ जाते हैं, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। अब सबसे पहले यहाँ पहले वाले पार्ट पे आ जाएंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है अपने को, हमें फलन दिया जाता है। पहले वाले पे आ जाओ, फंक्शन एक्स क्या दे रखा है अपने को, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी है मेरे दोस्त, द्वितीय अवकलज विधि। ठीक है, सबसे पहले आपको वही मेथड लगाना है। ठीक है, वो मेथड फेल हो जाएगा, मैं आपको इस वाले प्रश्न में दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, द्वितीय अवकलज भी, प्रथम अवकलज विधि भी। ठीक है, फिर आप डिसाइड कर लेना कि आपको एग्जाम में कौन सा करना है। मेरा फेवरेट द्वितीय अवकलज विधि है, और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा पहले कि आप उसी मेथड से ही करना है, टेस्ट फेल हो जाए तो प्रथम अवकलज विधि में जाना है। ठीक, तो पहले फलन दिया जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार अवकलज करते हैं। द्वितीय चरण में आ जाइए, हमें क्या करना है, एक बार अवकलज करना है, करो अवकलज। पावर सामने आ जाएगा, पहले पावर सॉल्व होती है, एक घात कम हो जाएगी, अंदर वाले का अवकलज करोगे, 2 बाहर आ जाएगा, x का अवकलज 1, 1 का अवकलज 0, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। देखो बच्चों, अवकलज आपको आना चाहिए, मैं यहाँ पर अवकलज के अनुप्रयोग वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आपको अवकलज नहीं सिखाना आया हूँ मैं, आपको अवकलज आता है तभी ये चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक, सो देखो बच्चों, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x, 2 बाहर था, यहाँ से 2x - 1 और यहाँ से 2 था। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा एफ डैश एक्स क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2x - -1। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, तो लगे हाथ में एक बार और अवकलज कर लेता हूँ, लगे हाथ एक बार और अवकलज कर लिया, क्या हो जाएगा, 4 मेरा बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर, x का अवकलज 1, 1 का अवकलज 0, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, समीकरण नंबर इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, और इसको 3 बोलता हूँ। देखो, प्रथम अवकलज, द्वितीय अवकलज, ये आपको चाहिए ही होगा, बिना सोचे समझे पहला और दूसरा फटाक से निकाल दो, निकाल दिया मैंने। अब आ जाओ अगले स्टेप में, हम क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए जो आपने एक बार अवकलज किया है उसको क्या रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। एक बार अवकलज किया था हमने, कहा था ये, इसको रखो 0 के बराबर, 4, 2x - 1 बराबर 0।
देखो ये गुणा ये 0 है, 4 तो पॉजिटिव है, ये 0 नहीं हो सकता, इसको 0 रखेंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो माइनस का एक इधर के क्या होगा, प्लस का एक, x का मान क्या आ गया, 1/2। तो x का सिर्फ एक ही मान मिला है। तो मैंने बोला था, मैंने आपको क्या बोला था, जब x का एक ही मान हो तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, हमें द्वितीय अवकलज विधि लगानी ही लगानी है, चाह के भी नहीं लगा सकते पहला। और अगर x के एक से ज्यादा मान आते हैं तो हम प्रथम अवकलज विधि लगाते हैं, ये क्वेश्चन की डिमांड होती है। लेकिन आप हर एक प्रश्न में स्टार्टिंग में कौन सा लगाना है, ये दूसरा वाला मेथड ही लगाना है, द्वितीय अवकलज विधि। अब x का मान 1/2 आया, फिर हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव में इस बिंदु को रखना होता है। ये डबल डेरिवेटिव है, एफ डबल डैश एक्स की जगह मुझे क्या रखना है, 1/2। क्या डबल डेरिवेटिव में आपको कहीं x दिख रहा है, 8 है ना, कहीं x दिख रहा है जो तुम रखोगे, नहीं दिख रहा, तो ये क्या है, धनात्मक है। तो x जब है ही नहीं, 8 है, 8 हमारा क्या है, धनात्मक है, 8 हमारा धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फलन उसका उल्टा, पॉजिटिव का मतलब निम्नतम होता है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः फलन निम्नतम होगा, निम्नतम होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो निम्नतम होगा, अगर नेगेटिव आता तो उच्चतम होता। ठीक है, यानी कि x बराबर ये जो 1/2 है, ये हमारा निम्नतम बिंदु है। ये क्या है, निम्नतम बिंदु है। हमें क्या निकालना है, निम्नतम मान निकालना है। कह रहे हैं निम्नलिखित दिए गए फलनों में अगर उच्चतम या निम्नतम मान हो, यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो निम्नतम बिंदु हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना, निम्नतम मान निकालना है। मान निकालने के लिए जो फलन आपको दिया जाता है उसी में रखना होता है। ठीक है, उसी में रखना होता है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः निम्नतम मान, अतः निम्नतम मान, क्या करना है, जो फलन आपको दिया गया है पहले लिख लेते हैं। फलन क्या दे रखा है, 2x माइनस 1 की घात 2 प्लस 3। आपको क्या करना है, x के जगह पर 1/2 रख देना है, x के जगह पर 1/2 रख दो, 2 से 2 कटा, 1 बचेगा, 1 में से घटाओगे 0, 0 का वर्ग, तो ये 3 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो निम्नतम मान होगा वो 3 होगा। कई बच्चे बोलेंगे सर निम्नतम मान 3 है, उच्चतम मान क्या होगा, होगा ही नहीं उच्चतम मान, इसमें सिर्फ निम्नतम मान निकल सकता है। ठीक है, अगर बायोलॉजिकल थोड़ा सोचा जाए लॉजिकल अप्रोच के साथ, तो इसका सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, सोचो, 3 ही होगा। ठीक है, ज्यादा मान कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह बड़े से बड़ा मान रखते जाओ, बड़ा से बड़ा मान आता जाएगा, लेकिन ये लॉजिकल अप्रोच है। लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ जब हम चल रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, चरण कैसे चलते हैं, काम कैसे करना है। फलन दिया गया था, हमने एक बार अवकलज किया, दोबारा अवकलज किया, ये करना ही करना है। उसके बाद क्रांतिक बिंदु निकालना होता है, उसके लिए एफ डैश एक्स जो आपने प्रथम अवकलज किया है, जो मिला था उसको 0 के बराबर रखना होता है। रखो, एक्स के मुझे मान मिले, यहाँ एक मान आया, एक से ज़्यादा भी आ सकते थे, जैसे इस पे चेक किया, कोई और होता तो उस पर भी मैं चेक कर लेता। जैसे मैंने x बराबर 1/2 डबल डेरिवेटिव में रखा, x अगर होता तो मैं रखता, x है ही नहीं, 8 क्या है, धनात्मक, धनात्मक का मतलब क्या होता है, फलन हमारा निम्नतम होगा। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव आता तो फलन मेरा उच्चतम होता। निम्नतम है, यानी कि ये x बराबर 1/2 मेरा निम्नतम बिंदु है। अब मुझे निम्नतम मान निकालना है, तो दिए गए फलन में रख देना होगा, रखा तो मुझे 3 मिला। तो ये मेरी द्वितीय अवकलज विधि थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको मैं प्रथम अवकलज विधि से भी समझाऊंगा। ठीक है, कैसे, x बराबर 1/2 आया है, प्रथम अवकलज विधि में क्या करते हैं, dy/dx का मान चेंज कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं, बाई से दाई में कैसे परिवर्तन हो रहा है वही तो हम चेक करते हैं। चलिए चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, उस लॉजिक से भी देख लेते हैं। x बराबर मेरा क्या आया था, 1/2, चेक करके देख लेते हैं।
ठीक है, x बराबर 1/2 आया था ना मेरा। ओके, तो अगर x बराबर 1/2, देखो इधर मेरा माइनस के इन्फिनिटी होता है, इधर मेरा प्लस के इन्फिनिटी। यहाँ पर मुझे dy/dx का मान देखना है कैसे परिवर्तन हो रहा है दोनों जगह पर। ठीक है, देखो मैं आपको हर चीज समझा रहा हूँ, जो भी मेरे पास ज्ञान है वो सारा मैं बांट रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं तुम्हें थोड़ा बताऊंगा, कम बताऊंगा, रटवाऊंगा, नहीं, हर कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊंगा। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसका भी आगे चल के यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है। समझ लो, x बराबर 1/2 है, x बराबर 1/2 के बाई तरफ कौन सा मान हो सकता है? इजी सोचो, माइनस के तो अनंत मान है, तो मैंने एक मान लेना, कोई से भी एक मान ले लो, x बराबर मैंने -1 ले लिया, बाई तरफ माइनस में ही मान होगा, दाई तरफ पॉजिटिव में मान होगा ना, तो मैंने x का मान इधर +1 ले लिया। अब मैं दोनों तरफ मान दिखूंगा, dy/dx मेरा क्या था, ये x की जगह पे ये मान मुझे रखना है, ये 4, 2x की जगह पे मुझे क्या रखना है, -1। तो जैसे ही रखूंगा 2 × 1 = 2, -1 ये आ जाएगा। इसको हल करो, 4 × -3, तो ये 4 थिया -12, तो ये dy/dx मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक, मैंने x बराबर क्या लिया, 1, मैं यहाँ रखूंगा, क्या है अपने पास 4, 2, x की जगह 1 रखूंगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, -1, तो 4 × 1 यानी कि 4, 4 किसका, पॉजिटिव का, तो ये चिन्ह मेरा क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। अब देखो x बराबर 1/2 पर बाएं से दाएं जाने पर dy/dx का मान नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने में क्या होता है, बताओ बताओ, क्या बताया था, अगर पॉजिटिव में खत्म हो रहा है, पॉजिटिव का उल्टा निम्नतम, यानी कि x बराबर 1/2 मेरा क्या है, निम्नतम बिंदु है, और निम्नतम मान हमने निकाल दिया है। प्रथम अपकलज विधि में यही कॉन्सेप्ट लगता है ना, चेक करने का टेक्निक ये होता है प्रथम अपकलज विधि में, बाएं से दाएं जाने पर x बराबर 1/2 में बाएं से दाएं जब हमने dy/dx का मान चेक किया, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, अर्थात x/2 मेरा क्या है, निम्नतम बिंदु है, और निम्नतम मान ये है। बाकी ये काम तो इसमें भी करना है इतना। अब बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कमेंट कीजिए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आया कि नहीं आया? दोनों लॉजिक से मैंने बता दिया, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला सारे ऐसे होंगे, और सारे करूंगा, ये नहीं कि मैं तुम्हारे पे छोड़ूंगा, नहीं नहीं, सारे करूंगा। इतना आ गया कि नहीं आया मुझे पहले ये बताओ। सत्यम लिखते हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी, मेरा क्लास 10th में 95 नंबर आए थे, आपसे मैथ पढ़ा था, थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा सीखोगे। अब ये चीज़ रट्टा मारने वाली कुछ नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही बार बार करना है, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरे वाले पे आ जाते हैं, मिटाते हैं इसको पूरा। चलिए दूसरे वाले पे आ जाओ, सेकंड नंबर में मेरा फंक्शन क्या है, fx, मेरे पास है 9x² प्लस के 12x प्लस के 2, एक फलन दिया जाता है, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, वो फलन जो भी दिया गया उसका अवकलज करो, 9 दूनी 18x, 9 दूनी 18x, ठीक है, और 12x का अवकलज 1 होता है, और 2 कांस्टेंट का अवकलज 0, f' मुझे क्या मिल जाएगा, 18x प्लस 12 एकम 12, ठीक है। तो मैंने कहा था दोबारा अवकलज फटाक से कर लिया करना, 18x का अवकलज 1, कांस्टेंट का अवकलज 0, तो डबल डेरिवेटिव मुझे यहाँ 18 मिला। फिर से यहाँ पर x नहीं है, तो मुझे पता लग गया कि भैया पॉजिटिव है तो निम्नतम ही आएगा, इसमें भी निम्नतम ही आएगा। चलिए, ये तो मुझे यहीं से पता लग गया। अगले स्टेप में क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है बच्चों, जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव होता है dy/dx, उसको 0 रखते हैं, हमें इसको क्या रखना होगा, 0 के बराबर रखना होगा,
सिंगल डेरिवेटिव को। ठीक, तो हमारा 18x प्लस 12, इसको आप 0 के बराबर रखोगे, प्लस का 12 इधर रखे, माइनस का 12, x का मान हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, x का मान क्या है, माइनस के 2/3। ठीक, ये मुझे क्रांतिक बिंदु मिल गया। अब इस x का मान मुझे डबल डेरिवेटिव में रखना होता है, इधर x है ही नहीं, है क्या, नहीं है, तो देखो यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस के 2/3 पर डबल डेरिवेटिव, x की जगह पे मुझे रखना है माइनस के 2/3, परंतु यहाँ तो x है ही नहीं, ये क्या डायरेक्ट कांस्टेंट है, क्या है, धनात्मक संख्या है, तो लिखेंगे ये धनात्मक है, और डबल डेरिवेटिव धनात्मक आने पे क्या होता है, फलन निम्नतम होता है, तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन निम्नतम है, अतः फलन निम्नतम है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फलन मेरा निम्नतम होगा, यानी कि ये जो x बराबर माइनस के 2/3 मुझे मिला है, ये निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है, तो मुझे क्या निकालना है, निम्नतम मान निकालना है, इसलिए निम्नतम मान x बराबर माइनस 2/3 पर, ये फलन है, यहाँ रखना है, क्या फलन है, 9x² प्लस 12x प्लस 2, x का मान कितना है, माइनस के 2/3, हल करो, 2 दूनी 4, 3 3 9, प्लस गुणा माइनस 3 चौके 12, 4 दूनी 8, प्लस का 2, 9 से 9 घटा, 4 और 2 6, 6 में से 8 घटा देंगे, माइनस के 2 बचेगा, ये मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, निम्नतम मान। ठीक है, तो इसमें मैं प्रथम कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूँ, इसी से काम चल जाएगा, पहले वाले मैंने दोनों मेथड से लगा के समझा दिए थे, बस सबसे बेस्ट होता है द्वितीय अवकलज विधि लगाओ, यही लगाना है सारे प्रश्नों में, इसी विधि का प्रयोग करना है। हो गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी बच्चों बताइए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों कमेंट में ना फालतू बातें मत किया करो कि तुम्हारे 10th में कितने थे विप्लव, तुम इससे बात, तुम कहाँ के हो भाई, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन अभी पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई की बातें किया करो। ठीक है, तो मुझे आज भी अच्छा लगेगा कि जो पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे तो सही लगता है, टीचर को भी अच्छा लगता है कि बच्चे सिंसियर हैं। थर्ड वाले पे आ जाते हैं, एफ एक्स हमें दे रखा है, फलन हमें दे रखा है, माइनस पहले ही लगा दिया इसने, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही है, जो भी फलन दिया जाता है हमें क्या करना है, एक बार अवकलज, तो पावर सामने लग जाएगी, एक घात कम हो जाएगी, ये रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करेगा, कांस्टेंट का अवकलज 0, तो हमें हमारा एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, माइनस के 2x - 1। ठीक है, अब इसका दोबारा अवकलज करना है, लगे हाथ कर दो फटाक से, दोबारा अवकलज, -2 कांस्टेंट बाहर, x का अवकलज 1, कांस्टेंट का अवकलज 0, तो देखो डबल डेरिवेटिव मुझे क्या मिल गया, -2। ठीक है, हमें क्या मिल गया, -2, यानी कि नेगेटिव, इस वाले में नेगेटिव आ रहा है, चलो बढ़िया है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, ठीक है, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं, सिंगल डेरिवेटिव यह है, रखो 0 के बराबर, -2 x - 1 को आप 0 के बराबर रखोगे, -2 तो एक
नेगेटिव नंबर ये 0 नहीं हो सकता, फिर इसको 0 रखेंगे, x माइनस 1 को 0 रखोगे, x का मान आपको 1 मिल जाएगा। अब x का मान डबल डेरिवेटिव में रखना होता है, फिर चेक करना होता है फलन कैसा व्यवहार करेगा, इसीलिए x के जगह पर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया डबल डेरिवेटिव में। परंतु यहाँ तो x है ही नहीं, जहाँ पर मैं 1 रखूँ, ये क्या माइनस का 2 है, माइनस का 2 मतलब ऋणात्मक है ये, और डबल डेरिवेटिव अगर ऋणात्मक आता है तो फलन मेरा कैसा होता है, उच्चतम होता है। अतः फलन उच्चतम है। फलन मेरा कैसा है दोस्त, उच्चतम है। यानी कि ये जो x बराबर 1 है, x बराबर 1 जो है वो मेरा उच्चतम बिंदु है। ये मेरा उच्चतम बिंदु है। अब मैं क्या करूंगा, उच्चतम मुझे मान निकालना है, इसलिए उच्चतम मान x बराबर 1 पर जो फलन आपका होता है उसमें रख देंगे। क्या दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, x की जगह पर 1 रख देना है, ये तो हो जाएगा 0, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 10। यानी कि हमारा उच्चतम मान कितना है, 10 है। हमें हमारा उच्चतम मान कितना मिल जाएगा, 10। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा शानदार है, जानदार है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 4th नंबर पे आ जाओ। फलन हमें क्या दे रखा है, f(x) की जगह बस इसको g(x) बोल दिया है, क्या दिक्कत है। ठीक, तो देखो अवकलज करो, जो फलन दिया जाता है इसका एक बार अवकलज करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x², ठीक है ना। अवकलज हमें मिल जाएगा 3x², ठीक। फिर अगर आप इसका दोबारा अवकलज करोगे, 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करते हैं अगले स्टेप में, अब की बार x आया है, इतने क्वेश्चन में x नहीं आ रहा था, इस वाले में आ गया, बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखते हैं। सिंगल डेरिवेटिव g'(x), इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, रखो। थ्री x² बराबर 0, तो ये 3 गुणे में जाके बट्टे में आ गया, x² का मान 0 आ गया, तो x का मान निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। x का मान क्या आएगा, 0। अब ये यहाँ पर रखोगे, अतः अब कहाँ रखना होता है, जो भी x का मान आता है वो हमें डबल डेरिवेटिव में रखना होता है, यहाँ रखेंगे 0। 6x से x की जगह पर 0 रखोगे, 6 गुणा 0, तो क्या आ गया, f'(0) पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो डबल डैश अगर 0 आ जाए तो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। हमारा जो द्वितीय अवकलज परीक्षण है वो यहाँ पर फेल हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं करेंगे पा रहे हैं कि फलन उच्चतम है या निम्नतम है, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 है ना। तो जब ये आता है तो हमारा परीक्षण फेल लिख देना होता है, तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया, टेस्ट फेल्ड। तो तुम्हें भाई फेल नहीं होना है, देखो हमें सेकंड ऑप्शन पे नहीं जाना है, हमें ड्रॉप भी नहीं लेना है, हमें टॉपर बनना है, ये माइंड सेट के साथ पढ़ाई करनी है। और गणित में 100 में से 100 में से कम का तो सोचना ही नहीं है, ठीक है भाई, 100 में से 100 लाऊंगा ही लाऊंगा, ठीक। अब हम ये नहीं कह सकते कि नति परिवर्तन है यहाँ पर, अब आपको
पहले मेथड पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो टेस्ट फेल हो गया, डबल डेरिवेटिव 0 आ गया है। अब मुझे x बराबर 0 पे dy बटे dx का मान देखना होगा दोनों तरफ। ठीक है, प्रथम परीक्षण में आ जाओ x बराबर 0 पर। ठीक है, बाईं तरफ भी देखना है, दाईं तरफ भी देखना है। तो इधर x का मान मैं लेता हूँ -1 और इधर ले लेता हूँ मैं +1। माइनस इन्फिनिटी इधर उधर प्लस की इन्फिनिटी। चेक कर लो डी वाई बटे डी एक्स का मान कैसे परिवर्तन हो रहा है। अगर दोनों तरफ सेम टू सेम तरीके से परिवर्तन होगा तो नति परिवर्तन है। पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा तो उच्चतम है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो निम्नतम है ना। तो डी वाई बटे डी एक्स यानी कि जी डैश एक्स, एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है, देखो 3x की जगह पे मुझे क्या रखना, -1, तो ये आ जाएगा +3। बोले तो डी बटे डी एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या रखूंगा, +1। 3x की जगह मैंने 1 रख दिया तो ये भी 3 ही आ गया, तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। x बराबर 0 पर बाएं से दाएं जाने पर डी वाई बटे डी एक्स का मान पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही रह रहा है। चिन्ह बदला नहीं, बदला इसने। मैंने -1 लिया, तुम कुछ और ले लो, -2 ले लो, यहाँ पर 3 ले लो, तुम्हारे मन में जो भी मान आ रहा है वो ले लो। जरूरी नहीं कि -1 और +1 ही लेना है, कुछ भी ले लो, -10 ले लो या 50 ले लो, तो भी देखोगे कि इधर पॉजिटिव आ रहा है उधर भी पॉजिटिव ही आ रहा है, दोनों ही परिस्थितियों में। तो जब चिन्ह ही नहीं बदल रहा डी वाई बटे डी एक्स का, इधर से उधर जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, तो क्या होगा, नति परिवर्तन। अगर नेगेटिव से नेगेटिव आता तो भी नति परिवर्तन, पॉजिटिव से पॉजिटिव गया तो भी नति परिवर्तन। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता तो उच्चतम होता, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता तो निम्नतम होता। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 पर डी वाई बट्टे डी एक्स का मान बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर चिन्ह नहीं बदल रहा, चिन्ह नहीं बदल रहा, इसलिए यह x बराबर 0 पर नति परिवर्तन है। नति परिवर्तन, ना तो उच्चतम है ना ही निम्नतम है, नति परिवर्तन है। समझ गए प्यारे बच्चों, कोई इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है और इसे एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है, वो भी बड़े नंबर में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, कह रहे हैं ये जो उदाहरण 20 है, कह रहे हैं ये जो फलन है द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न में बिंदु भी पूछ सकता था, तो बिंदु नहीं पूछा है, वो बिना बिंदु के तो मान निकलता नहीं है, तो वो उसके अंतर्गत ही आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल में दिया है, क्या लिखेंगे, हल में दिया है। ओके, हमें बच्चों क्या दे रखा है, जो फलन दे रखा है वो दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब, क्या हो रहा है, प्लस 4x क्यूब माइनस 12x² प्लस के 12, ये हमारा फलन है। तो आपको पता है जो भी आपको फलन दिया जाता है आप उसका पहले क्या करते हैं, एक बार अवकलज करते हैं। आप एक बार क्या करते हैं, अवकलज कर दो, अवकलज f' कर दो, 4 सामने आ जाएगा, 4 3 12, x की घात 3 हो जाएगी, फिर 3 सामने आएगा, 3 चौके 12, x² हो जाएगा, 12 दूनी 24 x हो जाएगा, और 12 का अवकलज क्या होगा, 0, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं। ठीक, अगर इसको मैं ढंग से लिखूँ तो मुझे देखो 12 उभयनिष्ठ मिल रहा है, साथ ही साथ x भी हमारा उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो 12 1 कम 12 x² बचेगा, 12 1 कम 12 सिर्फ x बचेगा, 12 दूनी 24 बचेगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, ये f' है। अब लगे हाथ आपको क्या करना होता है, दोबारा अवकलज करना होता है, तो दोबारा अवकलज यहाँ से करना, यहाँ से
यहाँ से आपको आसान पड़ेगा, यहाँ से करोगे तो पहला गुणा दूसरा लगेगा, है ना। तो यहाँ से दोबारा आप प्लस कर लो, तो 12 3 36 एक्स स्क्वायर, 12 दूनी 24 एक्स माइनस के 24। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर, इसको 1 मानो, ठीक है, और फिर इसको 2 मानो और इसको 3 मानो। हम कौन सी विधि लगा रहे हैं? द्वितीय अवकलज विधि लगा रहे हैं, जो कल हमने सीखा था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है। आपको पता ही है कि जो भी प्रश्न दिया जाता है उसको हमें एक बार अवकलज करना होता है और फिर उसको दोबारा अवकलज करना होता है। क्योंकि मुझे क्रांतिक बिंदु निकालना है तो एफ डैश एक्स को 0 रखना होता है, तो मुझे इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो मैं इसका गुणनखंड कर लेता हूँ, है ना। इसको यहाँ अलग से साइड में कहीं गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2, गुणा करने पे 2 है, घटाने पे 1, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक्स उभयनिष्ठ, यहाँ से -1 उभयनिष्ठ। जो 2 बार है उसे हम लिखेंगे 1 बार, और जो उभयनिष्ठ है उसे हम लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स 12 एक्स, और इसका गुणनखंड में मिला है एक्स माइनस का 1 एक्स प्लस का 2। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानना। तो ये एफ डैश एक्स का मैंने गुणनखंड भी करके यहाँ लिख दिया। अगला जो काम हमारा होता है वो होता है क्रांतिक बिंदु के लिए। ये जो उदाहरण है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन वो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, उसको हम 0 मानते हैं। ठीक है, उसको हम 0 मानते हैं। तो मान लो 0, हमारा एफ डैश एक्स क्या है, 12 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2। ठीक है, ये है, इसको आपने 0 मानना है। अब देखिए 12 तो भैया कांस्टेंट है, 0 नहीं हो सकता। इसको 0 मानोगे तो x का मान क्या जाएगा, 0। इसको 0 मानोगे तो x का मान प्लस का ही आएगा। x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1। और इसको जब 0 मानोगे तो x का मान क्या जाएगा, प्लस का, तो उधर जाके क्या होगा, माइनस के 2। तो x के 3 मान मिल गए। अब हमें x के कितने मान मिले, 3 मान मिले। अब हमें इन बिंदुओं पे चेक करना है कि ये बिंदु उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है, और उसके आधार पर हम बता पाएंगे कि उच्चतम मान किस बिंदु पे आएगा और निम्नतम मान किस बिंदु पे आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले कर रखी है। अब आ जाओ, एक एक करके चेक करेंगे, एक एक बिंदु पे चेक करेंगे। x बराबर 0 पर कहाँ रखना होता है, इसे डबल डेरिवेटिव में रखना होता है। अगर डबल डेरिवेटिव में x का मान रखने पे धनात्मक आता है, फलन निम्नतम होगा, ऋणात्मक आता है तो फलन उच्चतम होता है। ठीक है, तो रखो f डबल डेरिवेटिव 0 रखेंगे, 36 x के जगह पे 0 रख देंगे, प्लस 24 x के जगह पे 0 रख देंगे, माइनस का 24 है। ठीक है, तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ गया, माइनस के 24। कुल मिला के नेगेटिव देखना है अपने को, क्या है ये, ऋणात्मक है। डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, ऋणात्मक। इसलिए x बराबर 0 पर फलन डबल डेरिवेटिव अगर ऋणात्मक आता है तो क्या होता है, उच्चतम, और पॉजिटिव आता तो निम्नतम। x बराबर 0 पर फलन उच्चतम है। ठीक है, यानी कि बाबू ये जो आपका x बराबर ये 0 है, ये आपका क्या है, x बराबर ये 0 क्या है दोस्त, क्योंकि ये उच्चतम है तो ये आपका उच्चतम बिंदु होगा। ये क्या होगा, उच्चतम बिंदु। इस प्रश्न में पूछा नहीं है, प्रश्न में पूछ सकता है कि उच्चतम बिंदु क्या है, तो ये उच्चतम फलन दे रहा है तो उच्चतम बिंदु x बराबर 0 होगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, उच्चतम मान निकालना है। आपने बिंदु दिखाया, प्रश्न में क्या पूछा है आपसे, उच्चतम और स्थायी निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। मान
मान निकालने के लिए जो फलन आपको दिया जाता है उसमें मान रखना होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखोगे उच्चतम मान, उच्चतम मान निकालो भाई। उच्चतम मान f इज 0। ठीक है, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर 0 रख दो, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर 0 रख दो। तो ये सब, ये 0 0 गुणा कुछ भी 0, ये 0 ये 0, तो हमें हमारा उच्चतम मान कितना मिलेगा? 12। तो 0 पे मुझे मान कितना मिला? 12 मिला है। ऐसे मुझे 1 पे चेक करना है, -2 पे भी चेक करना है। प्लीज़ इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हट जाता हूँ। अभी हमने 0 पे चेक किया है, मुझे ऐसे ही 1 पे चेक करना है और -2 पे भी चेक करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस साल भी ज़रूर आएगा। ठीक है, तो हल्के में तो इसको मत लेना, तगड़ा क्वेश्चन है। 0 पे चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे 1 पर। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे -2 पर। ध्यान रखिए, 0 पे मुझे 12 मिला है, 0 पे मुझे क्या मिला? 12 मिला है। मैं साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ कि मुझे 0 पे 12 मान मिला और ये मेरा उच्चतम मान है। देखना, तीनों मान हम निकालेंगे ना तो सबसे बड़ा मान 12 ही होगा, देख लेना। अब हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर देखते हैं फलन का नेचर कैसे है। यहाँ रखना डबल डेरिवेटिव में f डबल डैश 1। जहां जहां आप x देख पा रहे हो वहां वहां 1 रख दो, जहां जहां आप x देख रहे हो वहां वहां 1 रख दो। 24 में से 24 घटेगा और ये आ जाएगा 36। प्लस का 36 है, यानी कि डबल डेरिवेटिव क्या है? धनात्मक आया है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन निम्नतम होगा। क्या होगा? निम्नतम होगा। ठीक है, अगर 1, देखो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फलन पॉजिटिव का उल्टा सेंस है, निम्नतम होता है। यानी कि ये जो x बराबर 1 है ये मेरा क्या है? निम्नतम बिंदु। ये क्या है दोस्तों? निम्नतम बिंदु। तुमसे प्रश्न पूछ सकता है निम्नतम बिंदु क्या है, उच्चतम बिंदु क्या है। तो ये निम्नतम बिंदु मिल गया। अब आपको निम्नतम मान निकालने के लिए यहाँ पे रख देना दिए गए फलन पर। अतः निम्नतम मान, अतः निम्नतम मान, ठीक है, x बराबर 1 पर दिए गए फलन में जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर 1 रख दीजिए। मैं 100% श्योर हूं कि हमारा मान जो भी आएगा हल करने के बाद वो 12 से तो छोटा ही आएगा। देखना, 12 से तो छोटा ही आएगा। हल करते हैं तो ये 1 की घात कुछ भी हो 1, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, प्लस के 12 में से माइनस के 12 कटा, 4 और 3 7 आ गया। कितना है 1 पर? 7 आया। 1 पे कितना है दोस्त? 7 आया। 1 ने मुझे 7 दिया, निम्नतम मान है। -2 पे भी आपको देखना है, मैंने बोला तो जो भी मान आएगा वो 12 से तो कम ही आएगा। देखो 7 आ गया, क्योंकि इसने बताया था ना निम्नतम बिंदु, और x बराबर 0 ने बोला था उच्चतम, तो मान उच्चतम ही आएगा। ठीक है, तो 1 पे हमने चेक कर लिया, 7 मान आ रहा है, वो भी मैंने साइड में लिख लिया है। अब जैसे 1 पे चेक किया, 0 पे चेक किया, अब मुझे किस पे चेक करना है? -2 पे चेक करना है। ठीक है, चलिए अब -2 पे चेक करते हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे x बराबर -2 पर। ठीक है, x बराबर -2 पर, तो यहाँ रखो डबल डेरिवेटिव में जहां जहां x आप देख पा रहे हैं वहां पर -2 रख दीजिए। ठीक है, तो 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 24 दूनी 48, माइनस के 24, तो 36, 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 8 और 4 8 4 और 2 6 और 1 7, हटाइए
4 में से 2 घटाएंगे 2, 14 में 7 घटाएंगे 72 बचेगा। तो 72 क्या है, धनात्मक है। ठीक है, एफ डबल डेरिवेटिव -2 पे मुझे क्या मिल रहा है, धनात्मक मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। इसीलिए x बराबर -2 पर फलन निम्नतम होगा। आपने क्वेश्चन को जब पढ़ा होगा तो आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा। इसने क्या बोला है, स्थायी उच्चतम और स्थायी निम्नतम मान बताइए। एक होता है स्थायी उच्चतम, एक होता है निरपेक्ष उच्चतम, एक होता है स्थायी निम्नतम, एक होता है निरपेक्ष निम्नतम। दोनों में फर्क है। कल की क्लास में मैंने बताया था, ग्राफ की मदद से समझाया था। तो यहाँ पर आपसे उच्चतम तो भाई एक ही मिला है, तो ये वाला अस्थायी उच्चतम हो जाएगा 12। लेकिन निम्नतम 2 बिंदु मिले हैं, एक पे मिला है, 2 -2 पे भी मिला है। अब इन दोनों में जो चेक करके बताना है कि आपका स्थायी निम्नतम मान कौन सा है। निरपेक्ष नहीं पूछा है, स्थायी निम्नतम पूछा है, डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे निम्नतम मान। निम्नतम मान निकालो। दिए गए फलन में जहां जहां x है वहां पर -2 रख देंगे। यहाँ पर 3x के जगह रख दो -2 प्लस 4x के जगह पर रख दो -2 -12 x के जगह पर रख दो -2 और यहाँ पर है +12। हल कीजिए भैया। 3 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस माइनस 8 8 चौके 32 4 12 चौके 48 +12 तो 16 3 48 और ये +12 8 और 2 10 हासिल लगा 1 4 और 3 7 और 1 8। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 में से 80 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -20। कितना आ रहा है -20। तो मुझे f-2 ने, कैलकुलेशन सही है ना मेरे भाई, कितना दिया -20 दिया। ठीक है, सो अब आपको फाइनल आंसर देना है कि भाई तो f0 ये तो उच्चतम मान है, तो उच्चतम है, एक ही आया है, तो इसको मैं बोल दूंगा स्थानीय उच्चतम मान। स्थानीय उच्चतम मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर निम्नतम 2 मान आए हैं, एक 7 है, एक -20 है। जो सबसे छोटा होता है उसे निरपेक्ष बोलते हैं, जो उससे कम छोटा होता है उसे हम स्थायी बोलते हैं। ठीक है, याद आया, ये सिखाया था मैंने। तो देखिए सबसे छोटा तो -20 है, तो ये निरपेक्ष निम्नतम मान है। लेकिन हमें क्या निकालना है, स्थानीय निम्नतम मान निकालना है। तो स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। स्थानीय निम्नतम मान, अगर आपसे पूछे निरपेक्ष निम्नतम मान, तो निरपेक्ष में आप एब्सोल्यूट मिनिमा जो हो जाएगा वो -20 हो जाएगा। लेकिन उससे छोटा जो है वो 7 है, तो ये मेरा स्थायी निम्नतम मान होगा। तगड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है लगातार, हर साल आता है लगभग। इस साल भी आया था और इस साल भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, मैंने डिटेल में पढ़ाया आपको आराम आराम से, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया आराम से। तगड़ा क्वेश्चन है, इसको तो करना ही करना है। तुम मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए उसको करो ना करो, इसको जरूर करना है अच्छे से, ये एग्जाम में आता है बार बार। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु, बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब तक का सबसे तगड़ा क्वेश्चन था ये, तो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, उदाहरण ज़्यादा आते हैं और उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वाले उदाहरण पे आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 21 उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या करना है, ये फलन है, द्वारा प्रदत्त फलन के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। आपसे बिंदु पूछा है, मान नहीं पूछा है इसने। पूछा है क्या मान, मान नहीं पूछा इसने, उच्चतम बिंदु निम्नतम बिंदु पूछा है। तो काम हमारा आसान हो गया। ठीक है, थोड़ा कम हो गया। अब देखते हैं, चलिए करते हैं। क्वेश्चन का प्रोसीजर तो वही है, दिया है अपने को। सबसे पहले फलन क्या दे रखा है दोस्त,
2x³ माइनस का 6x² प्लस का 6x प्लस का 5। जो भी फलन दिया जाता है हम क्या करते हैं, एक बार अवकलन करते हैं। करो भी अवकलन, तो ये हो जाएगा 2 3 6 x², 6 दूनी 12 x, और यहाँ से आ जाएगा 6। अगर मैं देखूं डबल डेरिवेटिव निकाल देता हूँ, लगे हाथ, 6 दूनी 12 x, यहाँ से 12। ठीक है, ओके। इधर गुणनखंड करना होगा, तो यहाँ से देखेंगे कि भैया 6 वन स्टार है, x², 6 दूनी 12, 6 कम 6। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ x - 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये जो भी आता है अपडेशन उसका गुणनखंड करना होता है, क्योंकि मुझे क्रांतिक बिंदु निकालना है, गुणनखंड करना होता है, तो मैंने कर दिया। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 3, द्वितीय अवकलज विधि है, इतना तो करना ही है। ओके, अब आ जाओ अगले वाले पॉइंट पर। क्या हल करते हैं क्रांतिक बिंदु के लिए। क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव है उसको 0 रखते हैं। f' को हमें क्या रखना होता है, 0 के बराबर, तो रखो भैया 0 के बराबर। तो मेरा क्या है f', यहाँ पे देख सकेंगे 6x - 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो 6 का मान तो 0 नहीं हो सकता, इसे आप 0 मानोगे। x बराबर 1 आएगा, हालांकि स्क्वायर है, x का मान 1 2 बार आएगा, लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा। अगर कोई मान रिपीट करता है एक से ज़्यादा बार, उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा। जैसे घात में 2 है ना, आप बोलोगे सर x का 2 मान है, 1,1, लेकिन क्रांतिक बिंदु उसको एक ही माना जाएगा। एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं तो उसको एक ही बार लिखना है। तो हमारे पास एक ही बिंदु मिला। ठीक है, अब इस बिंदु पे चेक करो। इस बिंदु पे चेक करेंगे, डबल डेरिवेटिव में रखना होता है। यहाँ पर x की जगह पर 1 रख दो, 12 x की जगह पर 1, तो 12 में से 12 घट जाएगा, क्या जाएगा 0। तो डबल डेरिवेटिव में अगर आता है तो 0 आने पे क्या होता है, टेस्ट फेल हो जाता है। हमारा टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, टेस्ट हमारा क्या हो गया, फेल हो गया, फेल्ड, टेस्ट फेल्ड। अब जब टेस्ट फेल्ड हो गया तो क्या है, मैक्सिमम केस में जब टेस्ट फेल हो जाता है तो वो नति परिवर्तन का केस होता है। तो हम देखना चाहेंगे कि ये नति परिवर्तन है क्या x बराबर 1 पर। तो मैंने आपको तो बता ही रखा कैसे चेक करते हैं। अब हम आ जाएंगे पहले वाले मेथड पे, प्रथम अवकलज विधि में। इधर माइनस का इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस का इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ x बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से एक बिंदु ले लेता हूँ, x बराबर 2 ले लेता हूँ, और यहाँ से एक बिंदु ले लेता हूँ, x बराबर -2 ले लेता हूँ, और इस पे देखता हूँ dy/dx का मान क्या आ रहा है, और यहाँ पे भी देखता हूँ मैं dy/dx का मान क्या आ रहा है। ठीक है, dy/dx बोले तो सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ रखना है मुझे 6, x की जगह पे क्या रखना है, -2, -1 का वर्ग। तो यहाँ से 6 - 3 का वर्ग करेंगे तो कुल मिला के माइनस का वर्ग करने पे प्लस होता है। 3 3 9, 9 छंग 54। आपको कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है वो देखना है। माइनस का कुछ भी हो उसका वर्ग करने में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अब हम x की जगह पे 2 रख के देख रहे हैं, 6 2 - 1। ठीक है, तो 6 क्या है, पॉजिटिव है, 2 में से 1 घटाओगे 1 का वर्ग करोगे वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब देखिए x बराबर 1 पर बाएं से दाएं जाने पर चिन्ह पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही रहा, चिन्ह बदला नहीं बदला। तो जब चिन्ह नहीं बदलता तो क्या होता है, नति परिवर्तन होता है। तो इसमें नति परिवर्तन है, ना तो ये उच्चतम है ना ही निम्नतम है। तो हम ना तो हम कोई उच्चतम बिंदु भी नहीं है, कोई निम्नतम बिंदु भी नहीं है, सीधी बात है, नति परिवर्तन है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर dy/dx का मान
बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा, यानी कि चिन्ह नहीं बदला, इसलिए यह नति परिवर्तन है, यह नति परिवर्तन, अर्थात कोई उच्चतम बिंदु कोई निम्नतम बिंदु नहीं होगा। ये लास्ट में लिख देना, कोई उच्चतम बिंदु कोई निम्नतम बिंदु नहीं होगा। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी कमेंट में बताइए। आज संडे है फिर भी मैंने क्लास ले ली है और बच्चे पढ़ नहीं रहे। भाई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी चाहता तो मैं भी संडे एंजॉय कर सकता था, मस्त घूमता फिरता लेटा रहता, वेब सीरीज देखता, मूवी देखता। ठीक है, मेरे को बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, बोर्ड एग्जाम भाई तुम्हें देना है, मेहनत तुम्हें करनी है। और तुम लोग मेहनत करने से घबराते हो कि भाई मैं तो आज भी छुट्टी मारूंगा, नहीं पढ़ोगे नहीं तो फिर यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ और तुम लोग पढ़ोगे नहीं। एक ऋषभ लिख रहे सर मैं पास तो हो जाऊंगा क्योंकि ना तो मैं स्कूल जा रहा हूँ और ना ही कोई कोचिंग जाता हूँ। तो भाई अगर तुम मेरे साथ जुड़ गए हो और यहाँ से पढ़ रहे हो तो तुम्हें स्कूल भी जाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग भी जाने की जरूरत नहीं है। भाई स्कूल तो अभी छुट्टी पे चल रही है, स्कूल तो जब खुलेंगे तब जाओगे ही जाओगे, कोचिंग की तो ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, कोचिंग से 100 गुना अच्छा पढ़ाता हूँ 100% गारंटी के साथ। तुम किसी भी कोचिंग XYZ ले लो और उसके साथ मेरा कंटेंट कंपेयर कर लो, उनसे अगर 100 गुना अच्छा नहीं पढ़ाया ना तो सब कुछ पढ़ाना बंद कर दूंगा। तुम तो बराबर के हो, उनसे 100 गुना अच्छा पढ़ाता हूँ। आपको पता है जो यहाँ जितने भी कोचिंग सेंटर्स वाले हैं सब मेरी वीडियो देखते हैं, टीचर्स लोग मुझे मैसेज करते हैं सर हम आपका वीडियो देख के हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट की तो बात ही छोड़ दो। तो ये क्वेश्चन हो गया अपने आराम से, ये उदाहरण भी हो गया। अगले उदाहरण पे आ जाओ। भाई ये उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है ये प्रश्न। और स्पेशली ये जो प्रश्न है वो यूपी बोर्ड में ज़्यादा आता है, बाकी बोर्ड्स में भी आता है लेकिन यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन परमानेंट है, हर साल आना ही आना है, निश्चित फिक्स मोहर लगाकर। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बोर्ड में नहीं आता, बाकी बोर्ड में भी आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कह रही ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऐसी दो धन संख्याएं पॉजिटिव के नंबर से जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम होना चाहिए। वर्गों के योग का आपको क्या दिखाना है, न्यूनतम। ऐसे जो प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में 8-8 नंबर में आते हैं यूपी बोर्ड में, और बाकी बोर्ड में भी आते हैं बड़े नंबर में, और ऐसे क्वेश्चन की भरमार है। आप 6.3 प्रश्नावली के एंड से जब देखोगे ना, इसी प्रकार के प्रश्न भरे पड़े हैं, 14, 15, 13, 14, 13, 14 से लेके तो भरा पड़ा है। और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, वो भी बड़े नंबर में आएगा ही आएगा, कोई सरहद कोई ताकत नहीं रोक सकती, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो कह रहे हैं ऐसे दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए, माना माना धन संख्याएं, माना धन संख्याएं, मैंने क्या मान ली, एक को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। ठीक है, दो धन संख्या हमने मान ली और इनको हमें ज्ञात करना है। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, दोनों धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, अगर दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ दो तो कितना आता है दोस्त, 15 आता है। तो मैं यहाँ से y का मान निकाल लेता हूँ, प्लस का x इधर के क्या होगा, माइनस का x। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। पहले शर्त से पहला समीकरण अपने को मिल गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त में यह बोला गया है जिनके वर्गों का योग, इन संख्या का वर्ग करके अगर हम जोड़ दें उनका योगफल न्यूनतम होगा। उच्चतम न्यूनतम वाला कॉन्सेप्ट है, तो उस योगफल को अपने को क्या दिखाना है, न्यूनतम दिखाना है। ठीक है, तो मैं योगफल यानी कि समेशन है, तो मैं इसको एच नाम दे देता हूँ फलन को, इसका भी वर्ग करना है
और उसका भी वर्ग करना है, दोनों को जोड़ना है। योगफल का मतलब जोड़ना, जिनके वर्गों का योगफल। इस फलन को मुझे न्यूनतम दिखाना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस y के मान को उठाकर यहाँ रखूंगा। क्यों क्यों रखूंगा? जब भी ऐसे फलन हो तो आपको दो फंक्शन में नहीं जाना है, आपको सिंगल फंक्शन में रखना है, या तो x में या फिर y में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y का मान उठाकर यहाँ रख दे रहा हूँ। पहले से ही मेरा क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, y का मान कितना है 15 माइनस एक्स, ये रख दिया। अब इसके स्क्वायर को मैं खोल दूंगा, a का वर्ग 15 का वर्ग 225 प्लस b का वर्ग माइनस 2 है, 15 दूनी 30 x। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 30x प्लस के 225, ये मेरा फलन हो जाएगा s। तो क्वेश्चन वैसा बन गया पीछे वाले की तरह। इसमें फलन डायरेक्ट आपको दिया नहीं था, हमने फलन बनाया। अब क्वेश्चन जैसे करते थे वैसे ही करना है, फिर से जो फलन दिया जाता था एक बार हम प्लस करते थे, दोबारा प्लस करते थे, सेम वैसा चलेगा। ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अब आ जाओ, फलन मेरा x में गया है तो एक बार आप प्लस कर देंगे x के सापेक्ष, कर दो आप x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, यहाँ पे हो जाएगा 30, x का प्लस 1 और 225 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का प्लस 0 होता है। फिर इसका फिर हमें क्या करना होता है, दोबारा प्लस करना होता है। पहला इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको मान लिया समीकरण नंबर तीसरा, फिर दोबारा प्लस करो। तो दोबारा प्लस करेंगे तो 4x का प्लस 1 होता है, 30 का प्लस 0, पॉजिटिव आ गया, इसके साथ x से नहीं है तो ये क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव धनात्मक आ गया। अगर डबल डेरिवेटिव धनात्मक आता है तो फलन क्या होता है, निम्नतम होता है। फलन क्या होता है, निम्नतम। अतः फलन निम्नतम है। क्रांतिक बिंदु निकालने से पहले ही मुझे पता लग गया कि फलन निम्नतम है, जो कि आपको दिखाना भी था। क्या दिखाना था, न्यूनतम है, वर्गों का योगफल न्यूनतम है। आपको एच को क्या दिखाना था, निम्नतम, जो कि आपने यहाँ पर दिखा दिया। लेकिन हमारा काम अभी पूरा थोड़ी ना हुआ है, हमें तो क्रांतिक बिंदु चाहिए होता है, हमें एक्स और वाई के मान भी निकालने हैं। अब आ जाओ अगले पार्ट पे, क्या लिखोगे, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है, क्रांतिक बिंदु के लिए कि जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं। डी एच बट्टे डी एक्स, आपको क्या रखना है, इसको 0 के बराबर रखना है, रखो। तो 4x माइनस 30, इसको आपने रख दिया 0, माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30, 4 गुणे में इधर आके बट्टे में काटोगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, x का मान आ गया 15/2। आंसर, आपको x और y तो निकालना है, माना धन संख्या x और y, x आपको मिल गया 15/2, अब y भी आपको निकालना है। तो यहाँ उठा के रख दो समीकरण नंबर 1 में, चूंकि y बराबर क्या है, 15 माइनस के x। ठीक है, रखो मान, x का मान है 15/2, लॉस ऑफ आ जाएगा 2, 15 दूनी 30 माइनस 15, तो y का मान भी क्या आ जाएगा, 15/2। x और y दोनों के दोनों सेम टू सेम होंगे, 15/2। आपके मन में एक डाउट ये आ रहा होगा कि भैया हम पहले वाले प्रश्नों में हम क्या करते थे कि x का मान निकाल के डबल डेरिवेटिव में रखते थे, फिर हम चेक करना होता था। तो भाई तुम x का मान डबल डेरिवेटिव में रखोगे तो क्या है, यहाँ देखो डबल डेरिवेटिव जब किया है हमने, यहाँ x है ही नहीं, तो जब है ही नहीं और ये प्लस का 4 आ गया, प्लस मतलब फलन मेरा धनात्मक के रूप में आ गया। और जब डबल डेरिवेटिव धनात्मक होता है फलन क्या होता है, निम्नतम होता है। अगर ये नेगेटिव आता तो फलन क्या होता, उच्चतम होता। तो मैंने दिखा दिया कि मेरा जो फलन है वो निम्नतम है, जो कि मुझे दिखाना था, दिखा दिया। उसके बाद मुझे क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए क्या करना होता, सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखना होता, रख दिया, हल के x का मान मुझे मिल गया जो कि मुझे निकालना है। x का मान मुझे मिल गया तो मैंने यहाँ रख दिया, तो मुझे y का मान मिल गया।
ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कृष्ण कुमार। तो कृष्ण कुमार, तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुमने कल की क्लास आई थिंक मिस कर दी होगी, और अगर अटेंड किया भी होगा तो तुमने फिर से रिवीजन नहीं किया होगा। मैंने इसमें कुछ नया नहीं बताया, ठीक है। ये वाला जो उदाहरण था बाकी उदाहरण से थोड़ा हटके था, ये मैं ज़रूर कहूँगा। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, ये तो शुरुआत है भाई, अभी यही पर क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आएगा। मैंने यहाँ लिखा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। इन सब प्रश्न में क्या था, आपको फलन दिया जा रहा था, डायरेक्ट दिया जा रहा था। और इस वाले प्रश्न में क्या है, फलन आपको डायरेक्ट दिया नहीं गया है, आपको प्रश्न की मदद से, कंडीशन की मदद से फलन बनाना पड़ा। ये फलन बनाया। बाकी जो हम पहले कर रहे थे कि जो भी फलन दिया जाता था एक बार अवकलज किया, दो बार अवकलज किया, क्रांतिक बिंदु निकाला, बाकी सेम प्रोसीजर है ये प्रोसीजर तो पूरा सेम है, इसमें कुछ तो हमने नया नहीं किया। मैं फिर पढ़ देता हूँ। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने दो धन संख्या x और y मान ली जिनका योगफल 15 हो। तो प्रथम शर्त से दोनों का योगफल 15 है, तो मैंने y का मान निकाल दिया, प्लस के एक्स इधर के माइनस के एक्स हो गया। फिर इसने क्या बोला, इनके वर्गों का योग न्यूनतम दिखाना है। तो मैंने इन दोनों संख्या का वर्ग किया और जोड़ दिया, और इस फलन का नाम मैंने h बोला क्योंकि फलन दिया नहीं था। अब इस y का मान आपको उठाकर यहाँ रखना है। ध्यान रखिए, जब भी दो अलग अलग फलन हो, मतलब फलन में दो अलग अलग वेरिएबल हो, तो उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। तो इस y के मान को उठा के रखा, हल किया, तो मुझे मेरा फलन x में मिल गया। अब फलन आ गया, जो भी फलन दिया जाता है हम उसका क्या करते हैं, एक बार अवकलज, फिर क्या करते हैं, दोबारा अवकलज, फिर हम क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, उसको 0 के बराबर रखते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को। वही हमने रखा, x का मान मुझे मिल गया, x का मान मैंने यहाँ रख दिया, मुझे y का मान मिल गया। जब हमने डबल डेरिवेटिव किया था तो मेरा यहाँ प्लस के 4 आ रहा था, x था ही नहीं, प्लस यानी कि धनात्मक, धनात्मक यानी कि फलन निम्नतम, जो कि मुझे दिखाना था, दिखा दिया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं चाह रहा था कि क्लासेस में थोड़ी और लंबी करूं, बट मैं और लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि और लंबी करूंगा तो मुझे पढ़ाना था क्वेश्चन नंबर 2, ये इसमें थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि यहाँ तक अगर अभी थोड़ा मोड़ा भी डाउट है, अगर आपका रिवीजन की कमी है, तो प्लीज़ बच्चों यहाँ तक आप पहले रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक प्लीज़, कल जो पढ़ाया आज जो पढ़ाया उसको मिलाकर जितने भी प्रश्न बन गए हैं उसको एक बार दोबारा तिबारा रिवाइज कीजिए, कॉपी में लिखिए, जितना भी मैंने पढ़ाया उसको कॉपी बनाइए, फेयर कॉपी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कल से स्टार्ट करेंगे। अभी इतना जितना मैंने पढ़ा दिया उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि यही सब चलेगा। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इन सब में यही चलना है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये सारे तगड़े क्वेश्चन है, ये सारे तगड़े क्वेश्चन है, ये 17, 18, 19, 20, 23, यही सब प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं, इन सब में यही चलेगा बार बार, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन जो भी हमने प्रश्न किए एकदम लल्लू बल्लू क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन, ठीक है। और सारे क्वेश्चन लल्लू बन जाएंगे जब आप ध्यान से पढ़ाई करोगे और प्रॉपर रिवाइज करोगे। तो मैं अभी यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो सर के ऊपर से जाएगा, और कल की क्लास और आज की क्लास को कंबाइन करके जितने प्रश्न बने उसको कॉपी में लिखिए और उसको एक बार 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 रिवाइज कीजिए। आज इतना अगर सटीक बन गया ना, तो आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपको हलवा लगेंगे। और ये प्रश्नावली है बड़ी लंबी, है ना। तो और सारे प्रश्न में यही है कि आपको फलन बनाना होगा, एक बार अवकलज करना होगा, दोबारा अवकलज करना होगा, क्रांतिक बिंदु के लिए सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखना होगा, यही प्रोसीजर आपको हर प्रश्न में करना है। तो कुछ कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बस हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं, प्रश्न बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बस डेली रिवीजन कीजिए, और डेली का डेली वीडियो एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 बार देखना है। एक बार अभी देखा, दोबारा देखिए, जब नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाते हुए जब देखोगे तो रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा डाउट जो भी रह रहा होगा वो भी दूर हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि एक बार देख के मैं महारथी बन जाऊंगा, तो ये कभी नहीं हो सकता, मैं आपको बोल देता हूँ। आपको वीडियो 2 बार देखनी पड़ेगी, एक बार क्लास लेने के बाद और एक बार क्लास के बाद, लाइव क्लास के बाद जब रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी, उसको देखते हुए नोट्स बनाओगे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है बच्चों। तो इतना कर लीजिए। चैप्टर नंबर 5